हेलो दोस्तों, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है करंट अफेयर की सीरीज चला रहे हैं डेली न्यूज़ करके, और हम लोग 3 दिन की न्यूज़ ऑलरेडी देख चुके हैं, यानी 3 सितंबर तक। और आज हम लोग 4 सितंबर की न्यूज़ देखने जा रहे हैं। थोड़ी इसमें न्यूज़ जो है आज ज़्यादा भी मैंने ली है, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ ऐसी भी थी जो प्री के लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो उन न्यूज़ों को मैंने जो है लिया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हिंदी माध्यम में सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है कि वो प्री ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। प्री किस लिए नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं? एक तो रीजन सी सेट है, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि सी सेट पर ज़्यादा फोकस कीजिए ताकि ये आपका रुके नहीं, सी सेट। दूसरा कि जीएस के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं या ऐसे फैक्ट हैं जिनको हिंदी माध्यम के छात्र छोड़ दे रहे हैं। तो मैं करंट में ये सारे मुद्दे उठाता हूँ ताकि आपका प्री से संबंधित कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो छूट जाए। देखिए, पूर्णतः तो कराना मुश्किल है, और आपको ये भी पता है कि प्री में अगर आप 45 या कह सकते हो कि 50 प्लस अगर क्वेश्चन कर पा रहे हो 100 में 50 प्लस, आपका स्टैटिक पार्ट भी अच्छा होना चाहिए। मैंने आपको कई बार बताया कि करंट से केवल बात नहीं बनेगी, आप करंट के मुद्दे उठा करके उसके स्टैटिक पार्ट्स को जरूर कवर कीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और ये जो मैंने जिसे बताया कि 100 क्वेश्चन में केवल 50 क्वेश्चन या 50 प्लस क्वेश्चन भी कर लोगे तो आपके जो है प्री में कोई रोकने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो आप प्री ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफाई करो, तभी आप मेंस लिखने का मौका ले पाओगे। और अधिक से अधिक सिलेक्शन हिंदी माध्यम में इसी कारण से रुका हुआ कि प्री ही नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं। और उसका बहुत बड़ा कारण है कि हम जो है इधर उधर चीज़ें पढ़ते रहते हैं। क्योंकि मैंने भी अनुभव अपने शुरुआती वर्षों में किया था कि हिंदी माध्यम में एक तो शुरू में मटेरियल नहीं हुआ करता था, अब इतना मटेरियल है कि पूरा एस्पायरेंट जो है कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ से पढ़ा जाए। तो आप देखिए, यहाँ से भी जो मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ भी आप कवर कर सकते हो, या फिर आप अपने खुद से द हिंदू जैसा पेपर आप पढ़ोगे तो यहाँ आप ये लगभग 40 मिनट की वीडियो होती है, और आप इसको 2x या 1.5x में लगा के देखोगे तो आराम से ये 20 मिनट या 15 मिनट में ये सीरीज खत्म हो जाती है। तो आप इसको रिवीजन के तौर पे भी देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप डेली करोगे, जिससे क्या होता कभी कभी कि थोड़ा सा आलस आ गया, नहीं लिख पाए या फिर टाइम नहीं मिला, क्योंकि द हिंदू को पढ़ने का मतलब है लगभग अगर एक एक्सपेरिमेंट पढ़ रहा है तो हिंदी माध्यम वाला 1.5 घंटे तो आराम से ले लेता है। क्योंकि मैं अपने शुरुआती वर्षों में मैंने आपको बताया ना कि ये सारी चीज़ें अनुभव की है। शुरू में मैं भी द हिंदू नहीं पढ़ पाता था, लेकिन अब जो है चीज़ें ये बहुत आसान हो गई हैं। और देखो, इंग्लिश से डर के भागो नहीं, 1.5 घंटे जरूर लगेंगे, शुरू में थोड़ी दिक्कत भी आएगी। तो आप जो है गूगल का सहारा ले लो, उससे जो है चीज़ें करो, लेकिन आप पढ़ो जरूर। ये पेपर इतना मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसकी न्यूज ऐसी होती है जो, अब जैसे उत्तर भारत के जो पेपर हैं, मान लो दैनिक जागरण हो गया या कोई अन्य पेपर हो गया, वो क्या करेगा, साउथ इंडिया की न्यूज नहीं कवर कर पाता है। लेकिन द हिंदू क्या होता है, लगभग इंडिया की सारी जगहों की न्यूज कवर कर लेता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरी बात ये कि पर्यावरण जैसा क्षेत्र ये कवर करता है। और मैंने आपको बताया कि अभी बारिश के कारण या ऐसा मौसम मानसून के कारण बहुत सारे पर्यावरणीय से संबंधित या पर्यावरण से संबंधित न्यूज जो है नहीं आ पा रही हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं 4 सितंबर की न्यूज, क्योंकि ज़्यादा हम लोग बात भी नहीं कर सकते क्योंकि न्यूज आज ज़्यादा है। तो पहली न्यूज दोस्तों देखो, जीएसटी पर से संबंधित है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से 15 अगस्त को एक चीज़ बोली थी कि हम लोग जीएसटी में सुधार करेंगे, यानी जीएसटी की जो स्लैब है उन पर सुधार करेंगे। तो वही सुधार अब जो है आ गया है, तो आप इसको सही समझ लो ताकि आपके क्वेश्चन प्री में गलत ना हो। तो जीएसटी परिषद ने 22 सितंबर से प्रभावी 2 दर स्लैब को मंजूरी दी। अब 2 दर स्लैब पहले कितनी थी, पहले आपको पता ही होगा कि पहले हमारे पास 4 स्लैब हुआ करती थी, मतलब 0 को अगर भी जोड़ लोगे 0% को तो 5 स्लैब थी, लेकिन 0% से कोई मतलब नहीं है। तो अभी तक जो हमारे पास जो स्लैब है जीएसटी के जो दर हैं उन्हीं को स्लैब बोलते हैं। एक तो 5% का था कि किसी पर 5% है, किसी पर 12% है, किसी पर 18% है, ठीक, और किसी से लग्जरी चीज़ों पर 28% का टैक्स हुआ। तो ये 4 स्लैब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी पहले, लेकिन अब जो है जीएसटी काउंसिल ने क्या कर लिया है कि ये 5% वाला और 18% वाले स्लैब को रखा है, बाकी इस 12 और 28 ये दोनों हटा दिए हैं। तो ये प्रभावी कब से होगा, 22 सितंबर। देखो, तारीख तो आपको याद नहीं रखनी है, लेकिन आपको ये जरूर याद रखना चाहिए कि स्लैब कौन कौन से
जारी किए हैं या कौन कौन से रखे हैं, कौन कौन से हटाए हैं। क्योंकि हो सकता है कि पीसीएस जो अभी होने वाला है, यूपी का पीसीएस या बिहार का पीसीएस, इनमें ये क्वेश्चन पूछ ले कि कौन कौन से स्लैब जीएसटी काउंसिल ने रखे हैं या कौन कौन से हटा दिए। तो 5 और 18% वाला स्लैब रखा है और 28 और 12 वाला हटा दिया। तो वही चीज़ लिखी हुई है, 12 और 28 की दर को हटा दी जाएगी और 5% 18% दर को लागू रहेगी, मतलब ये दर जो है लागू रहेगी। एक स्लैब उन्होंने और जोड़ा है जो विशेष उत्पादों पर लगेगा, जैसे तंबाकू हो गया या कोई अन्य चीज़ें हो गई, उस पर 40% का जो है स्लैब लगाया है। तो ये विशेष उत्पादों पर लगेगा जो मतलब समाज के लिए अच्छी नहीं होती, उन चीज़ों पर ये लगेगा 40% का स्लैब। इसका देखो 40% लगाने का मेन कारण यही है कि समाज में इन चीज़ों को, जैसे तंबाकू हो गया, सिगरेट हो गया या वाइन हो गई या शराब हो गया, तो ये सब चीज़ों पे 40% टैक्स लेकर के हम क्या करेंगे, इनको हतोत्साहित करेंगे इन उत्पादों को, ताकि ये महंगी बिके। तो समाज के अन्य जो लोग हैं, जो सामान्य परिवार है, जो इन सब चीज़ों से जूझ रहा है, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, तो इन पे हम क्या करेंगे, इतना 40% टैक्स लगाएंगे तो ये महंगी होगी। तो कई बार क्या होगा, समाज में ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती कि ये वस्तुएं दी जाएं, तो इन पर जो है 40% का स्लैब लगेगा ताकि समाज में ये सब चीज़ें का उपयोग कम हो सके। क्योंकि सरकार को देखो टैक्स की ज़रूरत तो पड़ती है, हर चीज़ आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ खराब है तो इसको हटा दें, ठीक है। उसकी मात्रा पे आप डिपेंड करेगा कि वो समाज पे कितना इफेक्ट डालता है। तो ये स्लैब दी है 5% और 18% ये लागू रहेंगी और एक 14% की स्लैब भी लगाई जाएगी विशिष्ट उत्पादों पर। फिर राज्यों के राजस्व कम होने की राज्यों की चिंता। अब राज्यों ने क्या किया है, ये जो स्लैब लगाए जा रहे हैं 5 और 18 के, तो इसमें बहुत सारे राज्यों ने क्या किया है कि एक चिंता व्यक्त की कि हमारे जो राजस्व हैं, आपको पता होगा कि जीएसटी 2 तरीके से लागू होती है, एक तो सीजीएसटी होती है और एक एसजीएसटी होती है, स्टेट की होती है। तो आप देखोगे जीएसटी की वसूली होगी तो सेंट्रल को भी जाएगा और स्टेट को भी जाएगा। तो राज्यों ने ये बात कही है कि इस स्लैब के कारण, जो 2 स्लैब बनाई जा रही हैं 5 और 18 के कारण, उन राज्यों को नुकसान हो सकता है, ऐसी इन्होंने चिंता व्यक्त की है, ठीक है। अब जीएसटी प्रतिशत समझ लेते हैं कि इसका संविधान, अब ये तो थी न्यूज इतनी, लेकिन हमें अपने काम की चीज़ें क्या निकालनी, एक तो 5 और 18% याद रखना है, करंट से जुड़ेगा। दूसरा है कि हमें थोड़े संवैधानिक प्रावधान भी तो समझने होंगे। तो जीएसटी परिषद का संवैधानिक प्रावधान क्या है और ये कैसे काम करता है, ये दोनों प्रश्न आपके मन में उठने चाहिए कि इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है और ये काम कैसे करता है। तो देखिए, आपको पता होगा कि 2016 में एनडीए गवर्नमेंट ने 122वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया था। ये विधेयक 122वां है, लेकिन जब अधिनियम बना था तो ये 101वां अधिनियम था। याद रखना कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी एक्ट है 101वां, और ये विधेयक कौन सा था, यानी बिल कौन सा था, 122वां। तो ये थोड़ा बहुत फैक्चुअल जानकारी आपको रहेगी तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा, केंद्र और राज्यों का संयुक्त मंच होता है, कौन, जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल केंद्र और राज्यों का संयुक्त मंच होता है, मतलब यहाँ दोनों लोग मिल करके ही कोई काम या कोई निर्णय लेते हैं। आपको संवैधानिक प्रावधान भी याद रखना चाहिए कि परिषद राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 279 कहेंगे, ठीक है, 279 ए, यानी 279 ए में इसका प्रावधान है, किसका, जीएसटी काउंसिल का। तो इसको जो है परिषद यानी जीएसटी काउंसिल राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 279A(1) के तहत स्थापित किया गया था। सदस्य कौन कौन होते हैं इसके, तो केंद्रीय वित्त मंत्री इसके सदस्य होता है, मतलब वही, इसी की अध्यक्षता पे ही जीएसटी काउंसिल एक तरीके से गठित की जाती है, कह सकते हो कि इसकी बैठक होती है। तो सदस्य कौन होगा, केंद्रीय वित्त मंत्री होगा और केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री, यानी राज्य मतलब केंद्र में एक होता है केंद्रीय कैबिनेट स्तर का, एक राज्य स्तरीय मंत्री होता है या राज्य वित्त मंत्री इसको बोलते हैं, और राज्यों के भी अपने वित्त मंत्री होंगे जो इस काउंसिल में शामिल होंगे, इसके सदस्य होंगे। अगर मान लीजिए किसी राज्य में वित्त मंत्री नहीं है या वित्त मंत्री किसी कारण से कहीं अनुपस्थित है, तो फिर कोई मंत्री इस काउंसिल को ज्वाइन करेगा। अब ये निर्णय कैसे लिए जाते हैं इस काउंसिल में, तो उपस्थित सदस्य, मान लीजिए जो है हमारे पास 28 स्टेट्स हैं प्लस 2, ये कह सकते हो 3 स्टेट हैं, यहाँ पे 3 यूटी कह सकते हो, यूटी यूनियन टेरिटरी, और 28 स्टेट, ये वो 3
यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी? दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी। यहाँ के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। किसमें? काउंसिल में, या कोई इस राज्यों के यूनियन टेरिटरी का कोई मंत्री शामिल होगा, प्लस 28 मंत्री है। तो ये उपस्थित सदस्यों के कम से कम 3/4 सदस्यों का बहुमत होना आवश्यक है। कहने का मतलब कोई भी निर्णय लिया जाएगा किसमें? जीएसटी काउंसिल में, तो 3/4 सदस्यों के बहुमत से ही निर्णय लिया जा सकता है। और उसमें यह भी कहा गया है कि केवल राज्य उपस्थित होकर के निर्णय नहीं ले सकते, या केवल केंद्र उपस्थित होकर निर्णय नहीं ले सकता। यानी दोनों जब मिलेंगे और उपस्थित होने के जो भी उपस्थित होंगे उनमें से 3/4 सदस्य बहुमत होना चाहिए, तभी निर्णय होगा। ध्यान रखना, 2/3 नहीं है, 2/3 नहीं है, बल्कि ये 3/4 है। समझ पा रहे हो? तो ये चीज ध्यान रखना कि इसका 3/4 सदस्यों द्वारा ही, ये 3/4 बहुमत के द्वारा ही निर्णय किसमें लिए जाते हैं? जीएसटी काउंसिल में। और यही निर्णय जो अभी स्लैब से संबंधित है, ये 5% और 18% का ये जो निर्णय लिया गया है, ये इसी जीएसटी काउंसिल के द्वारा लिया गया है। ठीक है, तो अगली न्यूज दोस्तों ये थी जीएसटी संबंधित। अगली न्यूज जो दूसरी है, आप जीएसटी के बारे में समझ गए होंगे। अगर आपको और जीएसटी संबंधित जो है ये पढ़नी है, तो आप यूपी पीसीएस के, ये यूपीएससी के मेंस के कुछ पेपर आप प्रीवियस ईयर देखो। शायद 2018 में एक मेंस में क्वेश्चन आया था, मुझे कंफर्म नहीं है, 18 या 19 में जीएसटी संबंधित कोई क्वेश्चन आया था। वहां आप देखो जा करके कि कौन सा क्वेश्चन था, किस तरह का क्वेश्चन था, तब आप ये न्यूज की इंपॉर्टेंस समझ पाओगे। इसके अलावा जो है, जब जीएसटी आई थी 2017 में, तो उसके बाद से 2 या 3 बार प्री में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो जीएसटी काउंसिल और जीएसटी के संबंधित विषय आपके सिलेबस से जुड़ते हैं, इसलिए ध्यान रखना कि जीएसटी से क्वेश्चन आगे भी बन सकता है। अगली न्यूज पे दोस्तों चलते हैं। जो दूसरी न्यूज है दोस्तों, राज्यपालों को राज्य विधेयकों पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा किसने कहा है? राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है, दलील दी है कि जो राज्यपाल है वो टाइम लेते हैं बहुत ज्यादा, किस पे? विधेयकों पर साइन करने पर, या उन विधेयकों पर निर्णय देर से करते हैं। तो इस संदर्भ में जो है, राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट से एक दलील दी है कि इनको तत्काल जो है कार्रवाई करनी चाहिए विधेयकों पर। अब ये मैंने आपको कल भी विषय बताया था, लेकिन हमारे जो चर्चा का विषय था, ये हमारे यूपीएससी में जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है ये 3 अनुच्छेद, यानी अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 167 और अनुच्छेद 254। अब इनको आप पॉलिटी में जाकर के कवर करो, क्योंकि न्यूज में हर चीज जो है बताना पॉसिबल नहीं है। मैं बता भी दूंगा, लेकिन आप अपने मन से भी थोड़ा बहुत होमवर्क कीजिए, ताकि आप जो है न्यूज को अच्छे से एक्टिव तरीके से जुड़े रहें इस पे। ठीक, तो ये 3 अनुच्छेद चर्चा पे थे, और इस पे मेंस से संबंधित क्वेश्चन सर ने कराए हैं। आप जो है अगर सीरीज देख रहे होगे तो मेंस का एक क्वेश्चन राज्यपाल से संबंधित सर ने ऑलरेडी कराया हुआ है, तो वहां पे आप जो है देखो जाकर के क्या है क्वेश्चन। फिर एक इसी से संबंधित एक न्यूज ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी राज्यपालों को एक समय दे रखा है कि 3 महीने के भीतर समय, ये 3 महीने की जो समय सीमा है वो पहले से ही लागू है। किसमें? राज्यपाल के निर्णय पर, कि राज्यपाल 3 महीने से अधिक समय के लिए अपने पास कोई भी विधेयक रख नहीं सकते, यानी उनको 3 महीने के अंदर निर्णय लेना ही होगा। ये किसने बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने। अभी एक जजमेंट आया था 3:2 का, जो मैंने कल वाली न्यूज पे डिस्कशन भी किया है, वो इसी तरह का था कि 3 महीने। एक इससे भी पहले तमिलनाडु वाला मामला था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी राज्यपाल 3 महीने से अधिक समय तक राज्य के विधेयकों को अपने पास होल्ड नहीं रख सकता है। तो ये न्यूज थी, इसको आप जो है मेंस के भी क्वेश्चन से जोड़ करके पढ़ सकते हो, और मैं बीच बीच में बताता भी रहूंगा कि मेंस से संबंधित क्या क्या विषय इंपॉर्टेंट है। अब जैसे राज्यपाल है, तो राज्यपाल की भूमिका क्या होती है किसमें? संघ राज्य संबंध में। तो ये मेंस का क्वेश्चन सीधा बनेगा। यहाँ पे आप उदाहरण लिख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, तो इससे क्या होगी, राज्य और केंद्र के बीच जो संबंध है वो मधुर बने रहेंगे और चीजें आसानी से डिलीवर हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए राज्य को कोई विधेयक बनाना है, तो राज्यपाल जो टाइम लेता था वो चीजें नहीं होंगी, तो आसानी से सारी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। अगली न्यूज पर दोस्तों चलते हैं। तीसरी न्यूज है दोस्तों, उत्तरी राज्यों पर बाढ़ का कहर। अब मैंने आपको बताया था कि बाढ़ पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसकी मैंने सारे नोट्स तैयार कर लिए हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इस बार बाढ़ ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई। कहाँ पर? उन राज्यों पर जहां पर अक्सर बाढ़ नहीं आया करती है। जैसे इस बार बिहार में
उस तरह की तबाही नहीं हुई जिस तरह की तबाही हर साल होती थी कोसी के कारण या गंडक के कारण। आपको पता होगा कोसी गंडक नदियाँ किसकी, गंगा की सहायक नदियाँ हैं कोसी और गंडक। तो इसके कारण बिहार में बहुत ज़्यादा तबाही होती थी। हालांकि इस बार भी जो बिहार में बाढ़ आई है ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अधिक जो है बाढ़ की समस्या पंजाब जैसे राज्य में, हरियाणा जैसे राज्य में, दिल्ली में, मतलब दिल्ली में भी जो है यमुना अपने खतरे से ऊपर बह रही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में तबाही मचाया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी इस साल बाढ़ ने अपना भयंकर रूप दिखाया। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की घटना इतनी सारी हो गई। तो ये बाढ़ बहुत ज़्यादा इस बार जो है चर्चा का विषय था। तो आप अपने एक तो डिजास्टर मैनेजमेंट अगर आप पढ़ रहे हो, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो उसमें बाढ़ को बिल्कुल एक तरीके से 5 स्टार की रेटिंग आप दे करके शामिल कर लो कि अगले जो है 2026 में इसका एक क्वेश्चन मेंस में बनना ही है बाढ़ का, कि बाढ़ आने के बाद जो है जो हमारी आपदा प्रबंधन टीम है वो कैसे काम करती है, सरकार के दिशा निर्देश क्या होते हैं। इसके अलावा समाज में जो सुभेद वर्ग है उसको हम कैसे बचा सकते हैं। सुभेद वर्ग का मतलब कमजोर वर्ग, जिनके पास जो है अपने गाड़ी सामान, या गरीब कह सकते हो, कमजोर वर्ग, गरीब वर्ग, उनको कैसे बचाता है। तो उस सब चीज़ों को आपको लिखना ही होता है डिजास्टर मैनेजमेंट में। इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इसको बाढ़ को शामिल कर लो और एक वीडियो में जो है मैं आपको बेहतर तरीके से बाढ़ के बारे में बता दूंगा कि बाढ़ के कारण क्या है, बाढ़ के प्रकार क्या है। आपने एक नाम सुना होगा GLOF, बहुत सारे एस्पायरेंट्स को जानते भी नहीं होंगे कि GLOF क्या है। ये ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ये जो है हिमालयी क्षेत्र में जो होता है, हिमालयी क्षेत्र में कोई लेक है, मान लीजिए ये पर्वत है, ये ठीक है, ये ऐसे पर्वत बना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे ग्लेशियर है, ये तो यहाँ पे एक छोटी सी लेक बनी होती है ये इसको, तो इसमें क्या होगा, ग्लेशियर का पानी आता रहता है, ग्लेशियर का, और ये जब अचानक से फटती है, या कह सकते हो उसमें से पानी जब ज़्यादा ओवर हो जाएगा तो ये अचानक से फटती है, तो ये पूरे हिमालय क्षेत्र में लैंडस्लाइड भयंकर पानी बहा करके लाती है। तो अचानक से आता है एकदम पानी, तो इससे बहुत सारा नुकसान होता है। तो ये ग्लोफ याद रखोगे, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि बाढ़ में अगर आप पढ़ रहे हो तो क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है। तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा बाढ़ का, उसकी मैंने नोट्स तैयार कर दिए हैं। वो डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके अलावा स्प्री से संबंधित कुछ टॉपिक उसमें कवर मैंने किए हैं, तो वो अलग से बताऊंगा बाढ़ के बारे में। लेकिन आपको मैं बाढ़ पिछले 4 दिन से डेली में बता रहा हूँ कि बाढ़ जो है इस बार सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदा में, अब ये प्राकृतिक भी कह सकते हो या मानव निर्मित दोनों होती है, तो प्राकृतिक आपदा के रूप में आपको इसको देखना चाहिए और इसको शामिल भी कर लो अपने डिजास्टर मैनेजमेंट पार्ट में। अगली न्यूज है दोस्तों, विदेशी कंपनियों ने भारतीय परियोजनाओं पर 2 लाख करोड़ रुपए, मतलब 2 लाख करोड़ रुपए रोक दिए। किसने? विदेशी कंपनी ने। अब इसका कारण क्या है? आपको मैंने पहले दिन न्यूज बताई थी अमेरिका टैरिफ के बारे में, और अभी एक सर ने आपको टैरिफ के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में बताया कि टैरिफ क्या होता है। तो उस वीडियो को आप देखो जाके, जस्ट अभी इस न्यूज से पहले वाली वीडियो आप देखोगे, वहीं आपको मिल जाएगी। तो 2 लाख करोड़ रुपए रोक दिए किसने? विदेशी कंपनियों ने। इसका कारण क्या है कि टैरिफ की जो अनिश्चितता है, भारत में टैरिफ की अनिश्चितता के कारण ये चीज़ हुई है। क्योंकि आप अभी देख रहे हो कि पूरे विश्व में, या कह सकते हो कि अमेरिका और भारत संबंध में टैरिफ बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं। वो 50% टैरिफ लगा रहा है, तो बहुत सारी कंपनियां सोच रही भारत कोई टैरिफ न लगा दे। तो वो उन लोगों ने क्या किया, 2 लाख करोड़ रुपए जो अपने निवेश करते थे भारत में, उसको रोक रखा है अभी। तो ये सब चीज़ें नुकसान का ही कारण बनते हैं। मान लो 2 लाख करोड़ रुपए उसने रोका तो क्या होगा? निवेश नहीं हुआ, निवेश नहीं होगा तो उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो क्या होगा? रोजगार घटेंगे। तो इससे क्या होगा? अल्टीमेटली आर्थिक स्थिति हमारी कमजोर हो जाएगी और हमारी जो GDP ग्रोथ है वो कम हो सकती है। इसके अलावा जो समाज के सुभेद या कमजोर वर्ग है उन पे बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लेबर फोर्स कहाँ काम करती है? ऐसे कंपनियों में काम करती है जहाँ पे विदेशी निवेश ज़्यादा आता है, ठीक है। तो इन विषयों को आप जोड़ करके पढ़ोगे तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक। अगली न्यूज़ पे चलते हैं दोस्तों। देखिए, बाढ़ से संबंधित एक मैंने जो है पिक्चर लगाई थी, आप पता नहीं देख पा रहे हो कि नहीं, कि यहाँ तो आप देख ही रहे हो, न्यूज़ में पता नहीं देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो कि पंजाब में भयंकर बाढ़ आई है। आप ये देखो कि पंजाब में NDRF की टीम है, ये देख पा रहे हो, NDRF की टीम जो है लोगों को बचाने का काम कर रही है। तो ये एक मैंने चित्र लगा दिया था कि आप समझ पाओ कि बाढ़ का कहर क्या था। अगर आप न्यूज़ देख रहे होगे तो न्यूज़ में देखो जा करके
कि क्या स्थिति बनी हुई है पंजाब हरियाणा वाले राज्यों में। अगली न्यूज पे चलते हैं दोस्तों। पांचवी न्यूज थी दोस्तों, जर्मनी के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर है। जर्मनी के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर है। भारत यूरोपीय संघ FTA पर चर्चा हो रही है। ठीक है, तो अब अमेरिकी टैरिफ के कारण हम क्या कर रहे हैं, अपने विकल्प ढूंढ रहे हैं। अमेरिकी टैरिफ के कारण हम अपने विकल्प ढूंढ रहे हैं, तो कहाँ ढूंढेंगे? यूरोप जैसा जो है कॉन्टिनेंट हो गया, इसके अलावा हम अफ्रीकी कंट्री देखेंगे, या फिर हम चाइना, रसिया या अन्य कंट्रियों पर भी ध्यान आकर्षित करेंगे कि अपना विकल्प देख सकें। तो यूरोप जैसे जर्मनी हो गया, आपको पता होगा कि जर्मनी जो है तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की। तो जर्मनी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो हम उसके साथ जब FTA करेंगे, तो अब जर्मनी ऑलरेडी यूरोपीय संघ का हिस्सा है। तो यूरोपीय संघ में कितने देश हैं? 29 या 30 देश हैं। अगर FTA इन देशों के साथ हो जाता है हमारा, तो इन 29-30 देशों में हमारे क्या हो जाएंगे, बहुत सारे उत्पाद आसानी से हम निर्यात कर सकते हैं, और हमारा जो विकल्प बन के उभरेगा अमेरिका का, वो इन देशों में हम प्रोडक्ट अपने एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो इससे हमारा फायदा होगा, और आर्थिक स्थिति जो हमारी आर्थिक सुरक्षा वाली जो चिंता है वो यहाँ से पूरी हो सकती है। तो अब जर्मनी यहाँ पे आया, जर्मनी के विदेश मंत्री यहाँ आए, तो उन्होंने एक बात और बोली है कि रूस और चीन, क्योंकि भारत अब क्या कर रहा है, रूस और चीन के साथ अपने संबंध और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि रूस के साथ देखो हमारे संबंध ऑलरेडी मजबूत ही हैं, लेकिन चीन के साथ अभी बिगड़ गए थे पिछले 4-5 सालों में, तो चीन के साथ फिर से हम आए हैं। तो इन दोनों को चुनौती मान रहा है कौन? जर्मनी जो है 2 देशों को चुनौती मान रहा है। किस वजह से? रूस को तो इस वजह से मान रहा है क्योंकि जो यूरोपीय देश है यूक्रेन, तो उस पे रूस के आक्रमण रुक नहीं रहे हैं, उस कारण से चुनौती मान रहा है। दूसरा, चीन ऑलरेडी जो है बहुत सारे यूरोपीय देशों को एक तरीके से आर्थिक स्थिति में टक्कर देता है। तो इस दोनों के कारण जो है जर्मनी ये मानता है कि दोनों देश चुनौती हैं, और भारत को इनसे अपने संबंध अलग रखने चाहिए, या कह सकते हो कब थोड़े से कम रखने चाहिए, ताकि हम यूरोपीय देश साथ दे सके किसका? भारत का। तो भारत की अपनी कूटनीति होती है कि हम अपने निर्णय खुद लेंगे, किसी देश के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। तो हम खुद ऑलरेडी संप्रभु है, तो हम निर्णय अपने हिसाब से लेंगे। तो सब चीज़ें ये चलती रहती है। ये आप एग्जाम्पल पे दे सकते हो कि इस तरह के जो है न्यूज़ में रहती बातें, तो आप ये उदाहरण के तौर पे रखो याद, कि मेंस में कोई अगर बात आ जाती तो आप ये लिख सकते हो। देख, ज़्यादा कुछ खास नहीं था, ये विकल्प मैंने आपको बताया ना कि अमेरिका, अगर भारत अमेरिका संबंध पे कोई मेंस का क्वेश्चन आता है तो आप कहाँ से लिखोगे उदाहरण? तो ऐसे उदाहरण आपको यही काम आएंगे। ये उदाहरण आप अगर हम नोट कर लोगे, तो अगर भारत अमेरिका संबंध में कोई भी क्वेश्चन आ गया, अभी UPPCS का जो है प्री होना है अक्टूबर में, तो वहाँ PCS का जो मेंस होगा, तो मेंस में ऐसे उदाहरण बहुत काम आने वाले हैं। हो सकता है दिसंबर जनवरी मेंस हो, तो ये उदाहरण आपके बहुत काम आएंगे। अब न्यूज 6 पे चलते हैं। शिक्षा मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से एक बयान जारी किया है। क्या किया है कि 11 लाख आंगनवाड़ियों को प्राथमिक स्कूल से जोड़ा जाएगा। अब ये क्यों जोड़ा जाएगा? शिक्षा में सुधार के लिए, क्योंकि बहुत सारा हमारे समाज में एक धारणा बनी हुई है कि आंगनवाड़ी अलग है और प्राथमिक स्कूल अलग है। तो इन दोनों को जोड़ करके एक तरीके से जो हमारे प्राथमिक शिक्षा है, यानी 0 से 6, देखो आपको पता होगा 0 से 6 वर्ष तक की जो शिक्षा होती है वो आंगनवाड़ी में मिलती है। ठीक, इसके अलावा वो लोग अन्य कार्य भी करते हैं बच्चों से संबंधित। तो इन आंगनवाड़ियों को अगर स्कूल से जोड़ दें, प्राथमिक स्कूल से, तो जो स्कूल और आंगनवाड़ी का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, तो आसानी से वो चीज़ें हैंडल हो जाएंगी, ताकि बच्चे को भी परेशानी ना हो कि वो स्कूल में गया तो उसको नया तरीका से या नए तरीके से चीज़ें समझ में दिक्कत हो या कोई और परेशानी हो, तो वो आसानी से इसको चीज़ को समझ सकता है। देखो, शिक्षा में सुधार के लिए ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। तो अगर शिक्षा सुधार में अगर कोई उदाहरण देना पड़ जाए तो ये एक उदाहरण ये दे सकते हो। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आधारशिला नाम से एक पाठ्यक्रम शुरू किया है। आप याद रखना, ये आधारशिला प्री में आसानी से पूछ सकता है कि UPSC जो है वो ऐसे ही क्वेश्चन निकाल के पूछता है कि आधारशिला क्या है या किस मंत्रालय संबंधित है, या आधारशिला प्रोग्राम किससे जुड़ा हुआ है। उसमें लिख देगा कि 14 से 18 वर्ष के स्टूडेंट के लिए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ये किस वर्ष के बच्चों के लिए। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है आधारशिला पाठ्यक्रम। तो ये मैंने जो है ले ली न्यूज। अगली न्यूज पे चलते हैं। इसमें कुछ देखो, प्री के 2-3 पॉइंट थे और मेंस के लिए ये उदाहरण था शिक्षा का, कि शिक्षा प्राथमिक शिक्षा में सुधार के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। तो ये उदाहरण आप आराम से लिख सकते हो। ठीक, अगली न्यूज है दोस्तों,
7वीं, सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों के माध्यम से सम्मान के अधिकार की वकालत की। अभी से सीजीआई ने जो है एक बात बोली है कि हम सम्मान के अधिकार को, जो गरिमा का अधिकार होता है, उसको हमने प्राथमिकता दी है हमेशा। जब भी हमने निर्णय दिए हैं तो इस मूल्य को, यानी सम्मान के अधिकार को हमेशा ध्यान रखा है, इसकी हमेशा वकालत करी है। तो सीजीआई ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मानव गरिमा को संविधान की आत्मा भी बताया है। इसके अलावा सम्मान का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो कारावास, जो कैदी होते हैं ना, कारावास के सीमाओं के भीतर भी अनुल्लंघनीय बना रहता है। मतलब इसको खत्म नहीं किया जा सकता, किसको, सम्मान के अधिकार को। और ये किससे जुड़ेगा, आर्टिकल 21 से। ठीक, तो ये एक था, तो मैंने इसको जोड़ लिया न्यूज पे। ये मेंस पे बहुत ज्यादा, ये देखो उदाहरण हो जाते हैं। अगर सीजीआई बोल रहा है तो ये उदाहरण आप जो है लिख पाओगे मेंस में, इसको जोड़ करके आराम से लिख सकते हो उदाहरण के तौर पे। अब ये न्यूज में लेता जरूर हूँ, चाहूँ तो छोड़ दूँ, लेकिन आपका आर्टिकल 21 तैयार हो जाएगा। अब मान लीजिए आर्टिकल 21 में अगर प्री में क्वेश्चन आ जाए कि कौन कौन से अधिकार जोड़े या कौन कौन से अधिकार शामिल होते हैं, तो एक जैसे प्राइवेसी का अधिकार हो गया, राइट टू प्राइवेसी, सम्मान का अधिकार। अब कहते ऊपर कथन में से कितने अधिकार 21 के तहत जुड़े हैं। तो अब आप सम्मान का अधिकार अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन से अधिकार में आ जाएगा। आप सम्मान के अधिकार को कहीं अनुच्छेद 18 से जोड़ दिया तब, जिसमें हमको मतलब कि पुरस्कार संबंधित होता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ये चीज ली है कि आर्टिकल 21 में जोड़ेगा। ठीक है, अगली न्यूज दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक जो है नोटिस जारी की है, वो आप पढ़ लो। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 9 जनवरी 2015 से पहले, ये डेट याद रखना, क्योंकि जो हमारा एनआरसी लागू हुआ था, तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, उसमें डेट एक दी थी 31 दिसंबर 2014। इससे पहले जो भी लोग भारत आए थे, कहाँ से, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या पाकिस्तान से, जो गैर मुस्लिम हो, तो उनके लिए अधिकार था ना सिटीजनशिप का। तो वो एक डेट थी, एक डेट ये है 9 जनवरी 2015। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 9 जनवरी 2015 से पहले, 9 जनवरी 2015 से पहले भारत आए श्रीलंकाई तमिल, श्रीलंका से जो लोग आ गए थे, जो श्रीलंकाई तमिल भी उनको कहा जाता है, तो वो शरणार्थी के रूप में आ गए थे अवैध तरीके से। तो उन्होंने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुछ छूट दे दी है, शरणार्थी को नागरिकता नहीं दे दी, उनको छूट दी है, वो समझ लो। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 9 जनवरी 2015 से पहले भारत आए श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों को वैध पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेज या वीजा के बिना पाए जाने पर दंडात्मक प्रावधानों से छूट दे दिया। अगर मान लीजिए उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उनको पहले ये था कि उनको दंड दे दिया जाता था, कैद कर लिया जाता था, अब उनमें थोड़ा सा छूट दिया गया है। ये तारीख याद रखना, 9 जनवरी 2015 से पहले के लिए है। ठीक है, और भारत शरणार्थियों को मान्यता नहीं देता। अगर मान लीजिए कोई शरणार्थी आ जाए, क्योंकि कई सारे देश ऐसे हैं जो शरणार्थी को जो है मान्यता भी देते हैं, लेकिन भारत नहीं देता है, ध्यान रखना। अप्रैल में लागू किए गए आव्रजन और विदेशी अधिनियम 2025 के तहत बिना पासपोर्ट या अवैध दस्तावेज के पाए जाने पर 25 लाख और 5 साल का कैद का प्रावधान था। ये नया जो था ना अधिनियम, इसी के तहत जो है 5 साल की सजा और 25 लाख रुपए तक का जुर्माना था। इसी को छूट दी गई है। कब, किसके लिए, जो तमिल श्रीलंकाई तमिल है, वो 9 जनवरी 2015 के पहले आए हैं तो उनको छूट दी गई है। ठीक है, अगली न्यूज पे चलते हैं दोस्तों। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई दवाओं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या किया है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई दवाओं और क्लिनिक परीक्षणों के लिए लाइसेंस नियमों को आसान बनाया है। अब ये क्यों बनाया है, अब आप देख ही रहोगे कि समाज में कैंसर जैसी बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। तो अब अगर ये क्रिटिकल क्लिनिक ट्रायल में अगर ये फंसे रहेंगे तो हम दवा मार्केट में ला ही नहीं पाएंगे। तो इनको लाइसेंस बनाने के लिए जो टाइम लगता था, ये बहुत सारी जो है डॉक्यूमेंट्स प्रक्रिया में बड़ी दिक्कत होती थी, उसको थोड़ा सा आसान बना दिया। तो वही चीज़ न्यूज पे दी गई है। अगर आप कहते स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार के द्वारा किए गए सुधार बताइए, तो एक आप ये उदाहरण लिख सकते हो आराम से कि अभी हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने लाइसेंसिंग व्यवस्था में सुधार करने के लिए सरल तरीके से लाइसेंसिंग व्यवस्था बनाई है। तो ये आप लिख सकते हो आराम से, स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई दवाओं और क्लिनिक परीक्षणों के लिए लाइसेंस नियमों को आसान बनाया है। अब ये क्यों बनाया है, ताकि दवा और नैदानिक अनुसंधान क्षेत्रों में
व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है कि आसानी से हम दवाओं का, फार्मास्यूटिकल का, इनका सबका व्यापार कर सकें बिना किसी बाधा के। तो ये चीज़ एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो। दूसरा देखो, स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम 2019 में संशोधन करके ये नियम जारी किए। एक नियम था 2019 में, उसके तहत ये जो है इसमें लाइसेंसिंग व्यवस्था थी, जिसमें कठिन लाइसेंसिंग व्यवस्था का प्रावधान था, उसको सरल किया है। ठीक है, इसको याद रखना। अगली न्यूज पे चलते हैं दोस्तों। भारत और 4 यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ देशों के बीच बाध्यकारी FTA 1 अक्टूबर से लागू हो गया है। अब ये 4 यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, इसमें कौन कौन से देश हैं ये पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक देश हो गया आइसलैंड, दूसरा देखो लिechtenstein है, फिर नॉर्वे, स्विट्जरलैंड है। ये 4 देश हैं जो यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ में शामिल हैं। अब ये यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ है क्या? इनके साथ भारत ने FTA लागू किया जो 1 अक्टूबर से लागू हो गया है। तो पहले तो आप मैपिंग देख लो इसकी, क्योंकि मैपिंग जरूरी है समझना। देखो ये आइसलैंड, ये आप ये देख रहे होगे, पहला जो देश था जो किसमें, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी EFTA, यूरोपीय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, या कह सकते हो एसोसिएशन है, फ्री ट्रेड एसोसिएशन है। इसमें 4 देश शामिल है। इसमें पहला देश कौन सा है? आइसलैंड। दूसरा देखोगे आप तो यहाँ पे देखो, दूसरा ये लिechtenstein। लिechtenstein कहाँ पे है? लिechtenstein अगर आप देखोगे तो ये स्विट्जरलैंड है, यहाँ पे आप फ्रांस के पास ये, और इधर है ऑस्ट्रिया। तो ये देखो, इसका मैंने यहाँ पे रख दिया मैप। तो स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच में है ये लिechtenstein। ये देश है, छोटा सा, बहुत छोटा देश है ये, मतलब कि आपको एटलस में दिखाई भी नहीं देगा, आपको इसको गूगल में सर्च करके जूम करके ही देखना पड़ेगा। हालांकि मैंने लगा दिया ये यहाँ पे। ठीक है, तो दूसरा देश ये हो गया लिechtenstein। तीसरा देश है नॉर्वे। नॉर्वे देखो ये है। ठीक, इसके अलावा चौथा देश था स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की मैपिंग ये देख लो आप, ये छोटा सा येलो कलर में देश है, देख पा रहे हो ये। ठीक है, तो ये 4 देश हैं जिनको क्या बोला जाता है? यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन, EFTA। इसके साथ भारत ने क्या किया है? FTA साइन किया, बाध्यकारी FTA, जिसमें सतत विकास संबंधित बाध्यकारी नियम लागू है, वो साइन किया गया, जो 1 अक्टूबर से लागू भी हो गया है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि EFTA है क्या। अगर क्योंकि भारत के साथ इसका व्यापार समझौता हो रहा है, तो हो सकता है प्री में क्वेश्चन बन जाए। तो यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ क्या है? ये 4 देशों का अंतर सरकारी संगठन है। अंतर सरकारी संगठन है, मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देता है। मुक्त व्यापार किस पर? इन्हीं 4 देशों के लिए। कौन कौन से? स्विट्जरलैंड हो गया, आइसलैंड। ठीक है, इन पे जो है आपसी जो मुक्त व्यापार हो सके उसके लिए और आर्थिक एकीकरण के लिए ये काम करता है। जैसे यूरोपीय यूनियन करता है ना, सेम उसी तरीके ये काम अपना करता है। और ये बना कब था? 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। स्टॉकहोम कन्वेंशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी EFTA की। EU से संबंध इसका क्या है? मतलब यूरोपीय संघ से यानी यूरोपियन यूनियन से इसका संबंध क्या है? तो ये यूरोपीय यूनियन के समांतर काम करता है, मतलब ठीक उसी तरीके जैसे यूरोपीय यूनियन काम करता है उसी के समानांतर ये EFTA काम करता है। EFTA के सदस्य EU के एक बाजार में हिस्सा लेते हैं। आप जानते होंगे कि EFTA सदस्य जो है यूरोपीय संघ के एकल बाजार में, इसको एकल बाजार कर लो, एक नहीं, एकल बाजार में हिस्सा लेते हैं और शेंगेन क्षेत्र का हिस्सा है। अब आपको एक जो है शेंगेन क्षेत्र समझना है, इसको कमेंट में करके बताइए क्या है शेंगेन क्षेत्र, क्या है, ये किस जगह शामिल है, इसका काम क्या है। ठीक है, तो EFTA के सदस्य यूरोपीय यूनियन के एकल बाजार में तो हिस्सा लेते हैं, लेकिन यूरोपीय संघ के शुल्क संघ का हिस्सा सदस्य नहीं है। शुल्क सदस्य संघ भी उनका बना हुआ है, उसका सदस्य नहीं है। कौन? EFTA। देखो ये न्यूज इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि करंट में है, हो सकता है ये पूछा जा सके प्री में। तो कुछ कथन अगर ऐसा डाल दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पहले तो आपको पता नहीं चलेगा EFTA क्या है। तो आपको इतनी न्यूज तो पता होनी चाहिए, ऊपर के 4 पॉइंट्स 1 2 3 4 ये पॉइंट पता होने चाहिए। अगर आप ये नहीं समझ में आ रहा है तो ये छोड़ सकते हो कि ये क्या है क्या नहीं है,
इसको आप छोड़ सकते हो, लेकिन सेंगल क्षेत्र आपको पढ़ना पड़ेगा। सेंगल क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र है, आप इसको देखो क्या है क्या नहीं है, फिर मुझे कमेंट करके बताओ। अगली न्यूज दोस्तों देखते हैं। पीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट ने महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए, महत्वपूर्ण खनिज, मैंने आपको कल की न्यूज में बताया था, कुछ दुर्लभ मृदा खनिज होते हैं ना, दुर्लभ तत्व जो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बहुत ज्यादा उपयोग किए जाते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, दुर्लभ खनिज, दुर्लभ तत्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में इनकी बड़ी मांग होती है। तो उसी संदर्भ में पीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट ने महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए, मतलब फिर से उनको जो है किसी तरीके से उपयोग किया जा सके, उसके लिए 1500 करोड़ रुपए की एक योजना की मंजूरी दी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से तत्व देखो शामिल है, तांबा, लिथियम, निकल, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्व जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के लिए प्रोत्साहन दिया गया। मतलब ये प्रोत्साहन राशि एक तरीके की है। ठीक है, ये प्रोत्साहन क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन एक भारत सरकार चला रही है। ये इस मिशन का नाम याद रखना, राष्ट्रीय यानी नेशनल महत्वपूर्ण खनिज मिशन है, तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन का हिस्सा होगा क्या, यही राशि जो योजना दी गई है इसी मिशन के तहत दी जा रही है। ठीक है, अगली न्यूज पे चलते हैं दोस्तों। बारिश के कारण कॉफी किसानों को नुकसान हो गया है। अब आपको पता होगा कि कॉफी भारत में कहाँ कहाँ होती है, आप कमेंट करके बताओ। एक तो दक्षिण भारत में कई राज्यों में होती है, जैसे कर्नाटक हो गया, जैसे केरल हो गया, जैसे तमिलनाडु हो गया। इसके अलावा क्या आंध्र प्रदेश में भी कॉफी खेती होती है। तो आप एक तो प्री का क्वेश्चन याद रखना, कहाँ कहाँ किन किन राज्यों में खेती होती है कॉफी की, ये प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा, इसमें 2 रोग काफी चर्चा में हुई है, 2 डिसीज इसकी, किसकी, कॉफी की चर्चा में थी, इसलिए मैंने नोट किया, क्योंकि यूपीएससी की जो है हमेशा से प्रवृत्ति रही है कि वो डिसीज पर क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। तो एक तो कॉफी बेरी ड्रॉपिंग, जो कॉफी के फूल होते हैं ना, उनमें अगर रोग लग जाए, वो गिरने लगे, तो एक ये डिसीज हो गई, कॉफी बेरी ड्रॉपिंग बोलते हैं इसको, इस बीमारी को, जो कॉफियों में, कॉफी उत्पादन में बहुत ज्यादा होती है, बारिश के समय बहुत ज्यादा होती है, कि कोई दवा भी ऐसा नहीं करती। मान लीजिए दवा का छिड़काव किया, बारिश हो गई, दवा पानी के साथ बह गई, कोई वैल्यू नहीं रहेगी उस पर। तो ये बीमारी बहुत ज्यादा इस समय हो रही है, इससे किसान परेशान हो रहे हैं। और दूसरी एक बीमारी थी ब्लैक रोड डिसीज। ब्लैक रोड डिसीज ये क्या है, ये जो कॉफी है ना, कॉफी की पत्तियों में ब्लैक ब्लैक कलर के धब्बे लग जाते हैं, तो ब्लैक रोड डिसीज है। इसको फंगल डिसीज भी बोलते हैं, यानी फफूंद वाली जो बीमारी होती है वो डिसीज है ये, फफूंद लग जाती, फंगल लग जाता है। तो ये 2 बीमारी थे। इसके अलावा कॉफी बोर्ड आपको पता होगा स्थापित हुआ था कब, 1942 में। 1942 में कॉफी बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो ये कहाँ पे है, बेंगलुरु में। एक बार आप जो है इसकी डेट चेक कर लेना कब की गई थी। इसके अलावा इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, बेंगलुरु में एक कॉफी बोर्ड है। ऐसे एक हल्दी बोर्ड अभी बना है 2024 में। अब आप कमेंट करके बताओ हल्दी बोर्ड कहाँ पर है, और ये बोर्ड बनाए क्यों जाते हैं, समझ पा रहे हो। दूसरा, ये कॉफी की 2 प्रजातियां बहुत ज्यादा चर्चा में रहती हैं, है तो 4-5 प्रजातियां, लेकिन ये 2 प्रजातियां, एक रोबस्टा, एक अरेबिका, ये 2 प्रजातियां बहुत ज्यादा चर्चा में रहती हैं। तो इन प्रजातियों का नाम याद रखना। सबसे ज्यादा अरेबिका जो है, पूरे विश्व में इसकी मांग है अरेबिका की, और रोबस्टा भी, मतलब अगर देखा जाए अगर 100 किलो हो रही है तो लगभग 70 किलो तो अरेबिका की वैल्यू रहती है पूरे विश्व में। और आपको पता होगा जैसे हमारे भारत में चाय पी जाती है ना, वैसे पूरे विश्व में जो विकसित देश हैं, यूरोपीय देश हैं, अमेरिका जैसे देश है, वहाँ कॉफी पी जाती है सुबह। यह कॉफी की बहुत ज्यादा वैल्यू है। अभी कॉफी क्यों पी जाती है आपको पता ही है, इसमें कैफीन होता है, तो थकावट को कम कर देगा, थोड़ा एक्टिवनेस ला देगा। तो ये सब चीजें चलती रहती है। बाकी आप इस न्यूज से 3-4 प्री के क्वेश्चन निकाल सकते हो। एक तो कॉफी बोर्ड, दूसरा कॉफी की प्रजातियां कौन कौन सी हैं, तीसरा रोग, और चौथा कहाँ कहाँ कॉफी का उत्पादन होता है भारत के अंदर। उन राज्यों के नाम आप जो है ढूंढ करके लिखो कहाँ कहाँ होता है। आप गूगल करोगे आसानी से मिल जाएगा। देखो मैंने 3 राज्य दक्षिण के बता दिए, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु।
और आंध्र प्रदेश भी इसमें शायद शामिल है। आंध्र प्रदेश के कुछ पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे भी कॉफ़ी का उत्पादन होता है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप जरा एक बार गूगल करके देख लीजिएगा। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्य में भी कुछ जगह कॉफ़ी की खेती होती है। तो आप एक बार जो है इसको गूगल करो, वहाँ से देखो कि किन किन राज्यों में कॉफ़ी खेती होती है। और ये भी ध्यान रखना कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, क्योंकि 2 क्वेश्चन प्री में आसानी से कथन के रूप में रख देगा कि सबसे ज़्यादा उत्पादन मान लो होता कर्नाटक में है। ये मैं कंफर्म नहीं कि कर्नाटक में होता है या नहीं, लेकिन मैं एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगा तो होता होगा कर्नाटक में उत्पादन, वो बोल देगा कि सबसे ज़्यादा उत्पादन केरल में होता है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपने देखा नहीं है तो, कि कहाँ पे हम माने, कर्नाटक में कि केरल में। होता तो दोनों जगह है, लेकिन ज़्यादा कहाँ होता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप ये जो है कॉफ़ी से संबंधित याद रखना, ठीक। इसी से संबंधित देखो, कॉफ़ी अगर पढ़ रहे हो तो साथ में टी का भी देख लेना, चाय का, कि चाय का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। एक दोस्तों लास्ट न्यूज़ बची एडिटोरियल संबंधित। मैंने एडिटोरियल आज ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि कल एक मैंने एडिटोरियल डिस्कशन किया था न्यायपालिका संबंधित कॉलेजियम व्यवस्था से, उसी से संबंधित ये एडिटोरियल था। तो मैंने इसको ज़्यादा इसलिए नहीं लिया क्योंकि वही बातें लिखी थी, कॉलेजियम व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे थे। तो अब ये क्यों हुआ था, आपने अभी सुना होगा कि एक न्यायाधीश हैं, कॉलेजियम व्यवस्था में एक न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है, मतलब कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा ही एक न्यायाधीश की नियुक्ति हुई। उसमें जो है जो हमारी महिला न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट में, एकमात्र महिला न्यायाधीश है नागरत्ना, आपने कल मैंने बताया था इसके बारे में। उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं, किस पे, कॉलेजियम व्यवस्था पे, कि मतलब वो जो पुरुष न्यायाधीश नियुक्त हुआ है उसकी जगह कोई महिला भी तो हो सकती थी। तो उस संदर्भ में जो ये मैंने आपको ये भी बताया था कि कॉलेजियम व्यवस्था पूरी तरीके से गोपनीय होती है, तो पता ही नहीं चलता कि किसका नाम रिकमेंड किया जा रहा है किसका नहीं। तो इस संदर्भ में पूरा एडिटोरियल था, ठीक है। तो न्यायाधीश की असहमति को छिपाना और न्यायपालिका के अधिकार को कमजोर करना, इसका जो है टाइटल था कंसीलिंग अ जजेज डिसेंट इरोडिंग जुडिशरी अथॉरिटीज। तो ये मतलब टॉपिक था, ज़्यादा कुछ खास नहीं था। मैंने कुछ भाई उसी जो कल मैंने एडिटोरियल डिस्कशन किया था उसी से संबंधित था, कॉलेजियम व्यवस्था संबंधित था। मैंने आपको ये भी कहा था कि कॉलेजियम व्यवस्था पढ़ लेना। अब 2 दिन देखो लगातार ये व्यवस्था चर्चा में है, कॉलेजियम सिस्टम। तो इसको आप जो है अपने पॉलिटी में पढ़ो, कैसे काम करता है, किस तरह से नाम रिकमेंड करता है, किस तरह से जो है जजों की नियुक्ति होती है, जज की हटाने की प्रक्रिया भी काफ़ी चर्चा में थी। इन्हीं बीच आपने सुना भी होगा कि एक जो है प्रस्ताव भी आ गया था संसद में। तो जजों की हटाने की प्रक्रिया, जजों की नियुक्ति, ये जाकर के आप पॉलिटी में कवर कर लो, ठीक। एक दोस्तों और था एडिटोरियल, इंडियाज रिसेंट मैरीटाइम रिफॉर्म नीड कोर्स करेक्शन, भारत के हालिया समुद्री सुधारों में सुधार की आवश्यकता है। ये इम्पोर्टेंट था बहुत ज़्यादा, इसलिए क्योंकि अभी राज्यसभा में जब अभी मानसून सत्र चला तो राज्यसभा में एक जो है विधेयक पारित हुआ समुद्री रिफॉर्म से संबंधित। तो समुद्री रिफॉर्म या समुद्री कानून उसको बोल सकते हो, 2025 ये विधेयक पारित हुआ था समुद्री रिफॉर्म से संबंधित। तो ये जो है 1908 में, यानी हमारे आज़ादी से पहले का एक कानून था, उसका ये स्थान लेगा। तो उसके लिए क्या क्या जो है इसमें प्रावधान थे वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई थी। अभी इसका जो है लागू होना बाकी है क्योंकि अभी विधेयक केवल पारित हुआ है। जब ये लागू होगा तो मैं इसको अच्छे से कवर करूँगा कि क्या क्या चीज़ें आई हैं इस आर्टिकल में, क्योंकि अभी प्री तो होना नहीं है, होना है 2026 में। तो अभी हमारे पास 8 से 9 महीने का समय है, तो धीरे धीरे हम चीज़ें कवर कर लेंगे। लेकिन हालिया समुद्री सुधार पे चर्चा थी एडिटोरियल, इसलिए मैंने ले लिया। और हो सकता है तो मैं किसी दिन इस पर चर्चा कर भी दूंगा क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो एडिटोरियल 2 थे, अगर आप पढ़ सकते हो खुद से, द हिंदू में थे दोनों एडिटोरियल वाले पेज, 6 नंबर पेज पे। तो ये दोनों आप आर्टिकल पढ़ना जा करके समझ में आ जाएगा। आसान भाषा में थे, कुछ कठिन नहीं था। अगर नहीं समझ में आता, देखो एक तरीका मैं भी बता देता हूँ आपको, जो अक्सर मैं अपने ऑफलाइन बैच में बताता हूँ बच्चों को, कि द हिंदू पेपर क्यों पढ़ना चाहिए। एक तो इसलिए कि ये इंडिया की सारी जगहों को कवर करता है। दूसरी बात ये कि इसको अगर नहीं समझ में आता तो आजकल तो टेक्निकल चीज़ें आ गई हैं, आप गूगल ट्रांसलेट ओपन करो, जहाँ मीनिंग नहीं आती ट्रांसलेट कर लो, समझ में आ जाएगी चीज़ें। समझ पा रहे हो? तो ये आसानी से आप इस आर्टिकल को पढ़ पाओगे। हिंदी माध्यम वाले छात्र डरा मत करो कि भाई द हिंदू पेपर इंग्लिश का कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ो, चीज़ें समझ में आने लगेंगी। बाकी आज इतना ही रखते हैं दोस्तों, और
आप लोग सपोर्ट थोड़ा करेंगे तो ये सीरीज बंद नहीं होगी, रेगुलर चलेगी। वैसे मैं रेगुलर ही चलाऊंगा, कोशिश मेरी यही रहेगी कि पूरे 1 साल तक ये सीरीज चलती रहे। उसके आगे देखते हैं, अगर संभव हो सकेगा तो चलाएंगे, फिर जो है देखते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।